हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द हॉन्टेड आवर्स, जहां हर हफ्ते मैं लेके आती हूं आपके लिए एक हॉरर मिस्टीरियस सत्य कहानी। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो टुडे आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से देख रहे हैं। मुझे जानना अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है, हमें मोटिवेट करता है स्टोरीज़ बनाने के लिए। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। आज की हमारी ये सत्य घटना दिल्ली के मुखर्जी नगर की है। मुखर्जी नगर एक ऐसा शहर जहां लाखों सपने पलते हैं। देश के हर एक कोने से बच्चा अपनी आंखों में सपने लेके आता है, कोई आईएएस बनने का, कोई पीसीएस बनने का, कोई एसएससी क्रैक करने का। मुखर्जी नगर जहाँ की हर गली में कोई टॉपर बैठा हुआ है, चाय की टपरी पर जहाँ आधी रात को भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, हर एक नुक्कड़ पर बच्चे खड़े होकर अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये शहर कभी नहीं सोता। हर साल की तरह इस साल भी आफ्टर ग्रेजुएशन हजारों बच्चे अपनी आंखों में आईएएस और पीसीएस बनने का सपना लेके मुखर्जी नगर आए थे और इन्हीं में शामिल थे 4 दोस्त जो बेसिकली पहले तो दोस्त नहीं थे, पीजी में आने के बाद दोस्त बने। नितिन राजस्थान से, राहुल और कुणाल मध्य प्रदेश से और विक्रांत हिमाचल प्रदेश से था। ये चारों मिलके शेयरिंग पर एक अपार्टमेंट ले लेते हैं क्योंकि मुखर्जी नगर में हर एक पीजी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो शेयरिंग करके बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये भी शेयरिंग पर एक अपार्टमेंट देखते हैं जिसमें 3 रूम का सेट था। ये चारों बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि इनको आपस में डिस्टर्बेंस हो रहा था क्योंकि चारों ही अपने करियर को लेके एकदम फोकस थे या आपस में टॉपिक को डिस्कस करते थे जिससे कि इनकी स्टडी भी इम्प्रूव हो रही थी। साथ में लाइब्रेरी जाते थे, साथ में इंस्टीट्यूट जाते थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जो लोग मुखर्जी नगर रहे हैं या वहाँ रह के पढ़ाई की है तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा कि बच्चे वजीराबाद रोड पर जाते हैं खस्ता कचौड़ी खाने के लिए। इन चारों को भी अक्सर होता था कि जाके खस्ता कचौड़ी खा के आएं क्योंकि वो सस्ती भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो चारों एक दिन चले जाते हैं खस्ता कचौड़ी खाने के लिए। बारिश आ रही थी, हल्का हल्का सा सुहावना सा मौसम था कि तभी नितिन का ध्यान पड़ता है कि रोड के किनारे पर नींबू, मिर्ची और लाल सिंदूर से किसी ने कुछ करके रखा हुआ है। राहुल और कुणाल उसको मना करते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, मैंने सुना है कि इनमें काफ़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। बिलीव करना या ना करना ये अलग बात होती है। बिलीव तो विक्रांत भी नहीं करता था, लेकिन नितिन का क्या था, जब भी वो ऐसी चीज़ों को देखता था तो वो उन्हें इग्नोर करके नहीं निकलता था, वो उन्हें छेड़ के निकलता था। एक बार तो उसने एक गुड़िया को जिसके ऊपर लाल धागा बांधा हुआ था, लाल धागा खोल के हवा में उछाल दिया था। आज भी उसके मन में शरारत आती है। नितिन बोलता है कि दिल्ली का मौसम देखो, यहाँ पर तो सिकंजी बनती है और नींबू को वेस्ट क्यों करना है, घर जाके हम इसकी सिकंजी बना सकते हैं, सिकंजी नहीं पीनी तो सैलेड पे डाल सकते हैं। अर्जुन और कुणाल कहते हैं नहीं यार, हमें ये सब चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए, इनमें बहुत कुछ टोटका करके रखा होता है। इतने में विक्रांत भी बोलता है यार तुम पढ़े लिखे हो, नींबू से क्या टोटका हो सकता है, नींबू से क्या बिगड़ेगा। अब ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नितिन बिना कुछ बोले उस लेमन के पास जाता है और पैर से उस लेमन को कुचल देता है। और जैसे ही नितिन ने वो लेमन कुचला, नितिन एकदम से रोड पे गिर जाता है। उसके तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, उनके चेहरे की एकदम हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो भागते हुए नितिन के पास आते हैं, नितिन हमने तुझे मना किया था ना यार, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तभी नितिन हंसते हुए उठता है और कहता है देखा, बना दिया ना तुम्हें पागल, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना ये अंधविश्वास फैला हुआ है, कुछ नहीं होता ये लेमन वेमन। और चारों अपने रूम में आ जाते हैं। अब हर दिन की तरह ये लोग रात को बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी नितिन खड़ा होता है और कहता है यार मुझे ना बॉडी एक हो रखा है, पूरा शरीर मानो टूट सा रहा है, सर तो मेरा इतना दर्द कर रहा है मानो सर पे किसी ने ना कोई पत्थर रख दिया हो। अर्जुन नितिन को टच करके देखता है, नितिन की बॉडी मानो तप सी रही थी। वो कुणाल से कहता है कुणाल जल्दी से ड्रॉर से थर्मामीटर लेके आ, नितिन को फीवर हो रखा है। कुणाल नितिन का टेम्परेचर चेक करता है, उसको 104 फीवर था। वो तीनों जल्दी से नितिन को लेके पास के ही क्लिनिक में जाते हैं जहां नितिन को पैरासीटामोल देके उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। अब ये रूम में वापस आ जाते हैं, वहां नितिन रेस्ट कर रहा होता है। अब नितिन अपने बेड पर लेटा हुआ है, सोया हुआ नहीं था, बस लेटा हुआ था।
कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई और भी लेटा हुआ है जिसका हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। वो घबराता हुआ पीछे देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा से अपना मुंह आगे करके लेट जाता है कि तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। नितिन घबराता हुआ पीछे पलट के देखता है लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो भागता हुआ अपने तीनों दोस्तों के पास आता है बाहर और कहता है, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे लेटा हुआ है और अब तो मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई जा रही है। तभी कुणाल कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना उस नींबू पे पैर रखने के लिए। यार इन सब चीज़ों में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। तभी पीछे खड़े विक्रांत और अर्जुन बोलते हैं, कुणाल वो पहले से ही घबराया हुआ है, अब तू मत शुरू हो जा। उसे हाई ग्रेड फीवर है 104 और इतने हाई ग्रेड फीवर में होता है कि इंसान को हेलुसिनेशन हो जाता है, कुछ आवाज़ें सुनने लगती हैं। और नितिन तो इसकी बातें मत सुन, जा रेस्ट कर, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नितिन भी कहता है, हाँ शायद मुझे फीवर है, शायद ये हेलुसिनेशन ही होगा, और जाके अपने बेड पर लेट जाता है। जनरली दिल्ली में सितंबर मंथ में इतनी ठंड नहीं होती है, गर्मी ही रहती है, लेकिन नितिन बुरी तरीके से शिवर कर रहा था। उसके दोस्तों को लगता है कि शायद फीवर की वजह से वो शिवर कर रहा है, लेकिन नितिन बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था, यार कुछ है जो मेरे कानों में बार बार विस्पर किए जा रहा है, कोई है बार बार बोले जा रहा है। वो सब उसको बोलते हैं कि ये फीवर का असर है, तो सो जा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और नितिन को भी नहीं पता चलता कि कब उसे नींद लग जाती है। अब जब ये सुबह उठते हैं तो नितिन को फीवर तो नहीं था, लेकिन जब कोचिंग जाने के लिए बोलते हैं तो नितिन कहता है, यार मुझे फीवर नहीं है लेकिन मेरी बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा शरीर मानो टूट सा रहा है, तो आज मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ। तो कुणाल कहता है, यार क्लासेस हमारी काफ़ी लंबी होती हैं, तो इतना टाइम अकेले रहेगा और तेरी तबीयत भी ख़राब है, एक काम करता है मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ। तभी नितिन पीछे लेटा हुआ कहता है, नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ बॉडी एक ही तो है, देखो फीवर भी नहीं है, और तुम तीनों जाओ इंस्टीट्यूट, हमारा जल्दी ही प्री का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हम चारों ही उसे क्वालिफाई करें। ये तीनों जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसको कह के जाता है, सुन नितिन अगर कुछ भी तुझे लगता है ना तो एकदम हमें कॉल कर दियो, हम आ जाएंगे। नितिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, अब जाओ। अब नितिन अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला था। तभी नितिन की मदर का फ़ोन आता है। जनरली नितिन की मदर डेली फ़ोन करती थी, कोचिंग जाने से पहले और कोचिंग से आने के बाद भी। तो नितिन की मदर फ़ोन करती है, नितिन की सोती हुई आवाज़ आती है, हाँ माँ। तो वहाँ से उसकी मदर बोलती है, क्या हो गया, आज तू इंस्टीट्यूट नहीं गया? तो नितिन कहता है, नहीं माँ कल फीवर था तो इसलिए आज मैं घर पे ही रेस्ट कर रहा हूँ। अब ये सुन के उसकी मदर को उसके लिए टेंशन हो जाती है और कहती है, सुन मैं तुझे वीडियो कॉल कर रही हूँ, जरा वीडियो कॉल अटेंड कर। जनरली होता भी है जब बच्चे बाहर रहते हैं तो मदर को अक्सर टेंशन हो ही जाती है, और आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप कॉल का सहारा है। तो नितिन की मदर उसके पास में वीडियो कॉल करती है, नितिन वीडियो कॉल अटेंड करता है, दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नितिन की मदर वहाँ से कहती है, सच में तेरी तबीयत ख़राब है? नितिन कहता है, हाँ माँ मुझे कल से फीवर था। तो नितिन की माँ कहती है कि तूने तो कहा था कि तेरे सारे दोस्त इंस्टीट्यूट गए हैं, फिर तेरे पीछे कौन खड़ा है? तो वहाँ से नितिन बोलता है, माँ कोई भी नहीं है, वो तीनों इंस्टीट्यूट गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नितिन की मदर कहती है, पक्का तू सच कह रहा है? वो कहता है, हाँ माँ सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब उसकी मदर को टेंशन हो जाती है क्योंकि मदर को पता चल जाता है कि बच्चा कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है, और इस समय नितिन बिल्कुल सच बोल रहा था। तो उसकी मदर कहती है, सुन मैंने सच में तेरे पीछे किसी का ना शेडो देखा है, फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन शेडो था, पता चल रहा था कि तेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो एक काम कर, वीडियो कॉल पर ही रह के पूरा अपार्टमेंट चेक कर कि कहीं तेरे अपार्टमेंट में कोई घुस तो नहीं गया है। अब नितिन वीडियो कॉल पे रहते हुए पूरा अपार्टमेंट चेक करता है, लेकिन पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। नितिन कहता है, देखा माँ यहाँ पर कोई नहीं है, पक्का आपने किसी की शेडो देखी थी? अब वहाँ से उसकी मदर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि हो सकता है बेटा शायद मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो एक काम कर, तू अपना ध्यान रख, मैं थोड़ी देर में तुझे फिर कॉल करूँगी, अभी तू सो जा। नितिन फ़ोन काट देता है। वो अपनी मदर को जो उसके साथ कल हुआ वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसका पता था कि अगर वो अपनी मदर को बताएगा तो वहाँ उसकी मदर टेंशन में आ जाएगी। अब नितिन अपने कमरे में जाके लेट जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी नींद लग भी जाती है। उसे सोते सोते एक आवाज़ सुनाई दी। जब वो ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है तो वो आवाज़ कुणाल की थी। वो अंदर लेटे लेटे बोलता है, कुणाल क्या तू है बाहर? क्योंकि उसके तीनों दोस्तों के पास भी रूम की चाबी थी, तो उसे लगता है कि शायद वो इंस्टीट्यूट से जल्दी आ गए। तो बाहर से आवाज़ आती है, हाँ नितिन मैं ही हूँ।
तो नितिन अपने बिस्तर से खड़ा होता है, उसे लगता है कि ठीक है अब आ गया, थोड़ा मैं बात करूँगा। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर हॉल में आता है, हॉल में कोई नहीं था। नितिन के चेहरे पर पसीना था, घबराहट थी। वो घबराते हुए फ़ोन निकालता है और कुणाल के पास फ़ोन मिलाता है। वहाँ से कुणाल फ़ोन उठाता है। हाँ नितिन, तू ठीक है ना? नितिन घबराते हुए आवाज़ में कहता है, हाँ यार ठीक तो हूँ। सुन, तू क्या अभी अपने वाले फ्लैट पे आया था क्या? तो कुणाल कहता है, तू पागल हो गया क्या? क्लासेस चल रही हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ? तेरी तबीयत ठीक है ना? नितिन कहता है, यार पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे तो तेरी आवाज़ अभी ड्राइंग रूम से आ रही थी। मैंने साफ साफ तेरी आवाज़ सुनी थी। नितिन की ये बातें सुन के कुणाल भी घबरा जाता है। कुणाल नितिन से कहता है, सुन, तू एक काम कर, अपने वाले रूम में जा और गेट को अंदर से लॉक कर ले। हम भी बस निकल ही रहे हैं। और ये तीनों थोड़ी देर में नितिन के पास आ जाते हैं। नितिन बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। तभी अर्जुन कहता है कि मुझे लगता है कि नितिन को दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये चारों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो नितिन का टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी डॉक्टर पूछता है कि क्या कुछ और भी है जो तुम्हें बताना है? तो अर्जुन कहता है, ये ढंग से ना सो नहीं पा रहा है। कल पूरी रात ये शिवर कर रहा था, बार बार बोले जा रहा था कि इसके कानों में कुछ आवाज़ आ रही है। तो डॉक्टर नितिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें एग्ज़ाम का स्ट्रेस है? तो जो भी बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं उन्हें एग्ज़ाम स्ट्रेस तो होता ही है। तो वो कहता है कि हाँ एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो है। तो डॉक्टर कहता है, शायद ये तुम्हें स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है और कुछ फीवर की वजह से हो रहा है। मेडिसिन लो, तुम ठीक हो जाओगे। ये चारों फिर अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने 3 रूम का अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि अर्जुन और कुणाल ये दोनों एमपी से थे और एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, तो उन्होंने सिंगल रूम लिया था। वहीं नितिन और विक्रांत, इनका सेपरेट रूम था। अब कुणाल और अर्जुन दोनों स्टडी कर रहे होते हैं कि तभी कुणाल अर्जुन से कहता है, सुन यार, मैं एक बार नितिन को देख के आ जाता हूँ, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? अब कुणाल जैसे ही नितिन के रूम के बाहर पहुँचता है तो नितिन का रूम प्रॉपर बंद नहीं था, उसका गेट आधा खुला हुआ था। तो कुणाल देखता है कि नितिन के रूम में एक परछाई खड़ी हुई है और वो परछाई की कद और काठी नितिन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। वो परछाई लंबी थी, थोड़ी हट्टी कट्टी थी। तभी वो कान लगा के सुनता है तो उसे अंदर से किसी के बोलने की भी आवाज़ आती है और ये आवाज़ नितिन की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो घबराते हुए जैसे ही गेट खोलता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि रूम में तो कोई था ही नहीं और नितिन भी सोया हुआ था। अब कुणाल डरा हुआ भागते हुए अर्जुन के पास आता है और कुणाल की आवाज़ सुन के विक्रांत भी उनके रूम में आ जाता है। विक्रांत पूछता है, क्या हुआ भाई, रात को भूत देख लिया क्या? तो कुणाल अब डरते हुए कहता है, हाँ भाई, सच में मैंने भूत ही देखा। मैं अभी नितिन के कमरे में गया था और नितिन के कमरे में एक परछाई खड़ी हुई थी और वहाँ से किसी के बोलने की भी आवाज़ आ रही थी, जबकि नितिन तो सोया हुआ था। अब उसकी ये बात सुन के कुणाल और विक्रांत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। विक्रांत हंसते हुए कहता है कि भाई नितिन तो बीमार है, उसको तो समझ में आता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। तुझे किस चीज़ का हेलुसिनेशन हो रहा है? आज तूने कुछ चढ़ा लिया है क्या? तो कुणाल कहता है, भाई मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में वहाँ पे कुछ देखा और मुझे अब नितिन की टेंशन हो रही है। अब विक्रांत और अर्जुन दोनों उसका मजाक बनाने लगता है। अब उनके मजाक बनाने से कुणाल को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बुक्स उठाता है और बाहर हॉल में आके बैठ जाता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब कुणाल अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से डूब चुका था। वो अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है और इस आवाज़ से वो डरता हुआ अपने बराबर में देखता है तो उस कुर्सी पे नितिन बैठा हुआ था और कुर्सी को आगे पीछे झुलाए जा रहा था और उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि कुणाल की सांसें मानो थम सी गई थी। नितिन के चेहरे पर एक स्केरी सी स्माइल थी। वो आंखों को बिना ब्लिंक किए हुए बस कॉन्टिन्यूअसली कुणाल को घूरे जा रहा था। कुणाल एकदम घबराते हुए पूछता है, नितिन भाई तू कब यहाँ पे आया? और सुन, तू तो सो रहा था ना, और तेरे तो रूम का गेट भी नहीं खुला, फिर तू कब यहाँ पे आके बैठा? नितिन बिना कुछ बोले हंसता रहता है और फिर अचानक बोलता है, तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। कुणाल जैसे ही नितिन की ये बात सुनता है वो घबरा जाता है, क्योंकि बोल तो नितिन रहा था लेकिन ना तो ये आवाज़ नितिन की थी और ना ही ये बोलने का ढंग। कुणाल अपनी किताबें वहीं छोड़ के भागता हुआ अर्जुन के पास आता है और उसके बराबर में जाके लेट जाता है। कुणाल बुरी तरीके से कांप रहा होता है। अर्जुन कुणाल से पूछता है, क्या हुआ भाई, फिर से कुछ देख लिया क्या? तो कुणाल कहता है, यार तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो मुझे नितिन से डर लगने लगा है।
कुछ है नितिन के साथ में जो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। और भाई मैं तो कल इस रूम को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ नितिन के साथ नहीं रह सकता। कुणाल की ये बात सुन के अर्जुन कुणाल से बोलता है, कैसा फ्रेंड है तू? आज हमारे फ्रेंड को हमारी ज़रूरत है और तू उसके बारे में से अनाप शनाप र्यूमर्स फैला रहा है। दोस्ती क्या बस इसी का नाम होती है? आज नितिन को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। कुणाल कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि सुबह होते ही वो ये वाला अपार्टमेंट छोड़ के, पड़ोस में ही उसके गांव का एक लड़का था जो CGLE की तैयारी कर रहा था, वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। मॉर्निंग होते ही कुणाल अपना सारा सामान पैक करने लगता है। हालांकि अर्जुन और विक्रांत उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुणाल अब किसी की एक भी नहीं सुनना चाहता था। वो नितिन से इतनी बुरी तरीके से डर चुका था कि वो उसके साथ एक पल भी अब एक छत के नीचे नहीं रह सकता था। वो सामान पैक कर ही रहा होता कि नितिन वहाँ पे आ जाता है और नितिन कैजुअली पूछता है, क्या हुआ कुणाल, तू कहीं जा रहा है क्या? कुणाल कुछ नहीं बोलता, बस घबराते हुए अपना सामान करता है। हाँ, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ मेरा दूसरा दोस्त भी रहता है ना राहुल, मैं उसके पास जा रहा हूँ। और सामान उठा के राहुल के अपार्टमेंट में चला जाता है। ऐसा नहीं कि विक्रांत और अर्जुन ने नितिन का ये बदलता हुआ बिहेवियर नोटिस नहीं किया था, वो भी नोटिस कर रहे थे कि नितिन बिल्कुल बदल सा गया है। वो नितिन जो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता था, अपनी पढ़ाई के लिए एकदम फोकस था, अब किताबों से मानो बिल्कुल दूर हो गया था। वो किताबें खोलता भी था तो सिर्फ उनको घूरता रहता था। ना ही नितिन अब क्लासेस के लिए जा रहा था और ना ही वो टेस्ट सीरीज के लिए जा रहा था। इवन अगर ये दोनों किसी टॉपिक की डिस्कशन के लिए उसको बुलाते भी थे तो भी वो नहीं आता था। उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया था। जब उसका मन आता था वो चिल्लाता था, जब मन आता था वो हंसता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर आई वो शाम के लगभग 7 बजे थे। आज अर्जुन ने अपने लिए मछली मंगाई थी। विक्रांत प्योर वेजिटेरियन था और अक्सर जब भी रूम में कोई नॉनवेज खाना आता था तो वो टेरेस पे चला जाता था, और जब ये लोग खाना खा लेते थे तो ये विक्रांत को फ़ोन करके उसे नीचे बुला लेते थे। तो विक्रांत टेरेस पे जा चुका था और वहीं नितिन अपने कमरे में था। नितिन कभी मछली नहीं खाता था, उसे मछली से एलर्जी थी। अब विक्रांत टेरेस पे घूम रहा होता है। जैसे ही वो राउंड कंप्लीट करके टर्न करता है तो पीछे नितिन खड़ा था। सडनली नितिन को देख के विक्रांत थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, भाई तू कब आया यार? ना ही तेरे पैरों की आवाज़ आई, ना ही गेट खुलने की आवाज़ आई। लेकिन नितिन विदाउट एनी एक्सप्रेशन, ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पे खड़ा था। ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना ही वो स्माइल दे रहा था, सिर्फ घूरती हुई आंखों से विक्रांत की तरफ देखे जा रहा था। विक्रांत दोबारा बोलता है, भाई तेरी तबीयत ठीक है ना? मतलब तू ठीक फील कर रहा है ना? तभी विक्रांत का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन की स्क्रीन देखता है तो नीचे से अर्जुन का फ़ोन था। विक्रांत हंसते हुए कहता है, नितिन शायद अर्जुन ने अपनी मछली खा ली है, अब हमें नीचे बुला रहा है। वो फ़ोन उठाता है, लेकिन वहाँ अर्जुन कांपती हुई आवाज़ में कहता है, विक्रांत भाई तू कहाँ पे है? विक्रांत कहता है, कहाँ पे है मतलब? छत पे हूँ यार, तुझे पता तो है। वो कहता है, जल्दी नीचे आ जा यार, आज मुझे भी नितिन से डर लग रहा है। वो कहता है, नितिन से डर लग रहा है? वो कहता है, हाँ यार, हमारा नितिन जो कभी मछली नहीं खाता था आज मुझसे छीन के मछली खा रहा है, और मछली इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह खा रहा है। विक्रांत हंसते हुए कहता है, क्या यार, तुझे लेग पुलिंग के लिए मैं ही मिला हूँ? नितिन नीचे कैसे हो सकता है? नितिन तो मेरे साथ है। लेकिन वहाँ से अर्जुन फिर दोबारा बोलता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ, नितिन मेरी आंखों के सामने है। और ये बात सुन के विक्रांत एकदम पीछे पलट के नितिन की तरफ देखता है, लेकिन छत बिल्कुल खाली थी। छत पे विक्रांत के अलावा कोई और था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे नितिन हवा में कहीं छूमंतर हो गया हो। अब विक्रांत घबराते हुए कहता है, यार सच में नितिन मेरे पास ही था यहाँ पे, और मैं सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था, सीढ़ियों पे से तो कोई भी नहीं गया। फिर नितिन अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? विक्रांत की ये बात सुन के अर्जुन बुरी तरीके से घबरा जाता है और विक्रांत से कहता है, भाई तू प्लीज़ यार जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत भागता हुआ नीचे पहुंचता है और सच में नितिन वहाँ बैठ के मछली खा रहा था। नितिन को ऐसा देख के दोनों बुरी तरीके से घबरा चुके थे और ये भागते हुए विक्रांत के कमरे में जाते हैं और अंदर से गेट को लॉक कर लेते हैं। अब ये दोनों बेड पर बैठ जाते हैं, एक गेट की तरफ देख रहा था, दूसरा विंडो की तरफ। इन्हें ऐसा लग रहा था नितिन पता नहीं कहाँ से अचानक इनके सामने ना आ जाए। दोनों बुरी तरीके से घबराए हुए थे। समय लगभग आधी रात का हो चुका था। आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बाहर से बुक्स लेके आए। बस जो बुक्स विक्रांत के कमरे में थी इन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया और फिर डिसाइड करते हैं भाई आज सो जाते हैं। अब ये दोनों सो ही रहे थे कि बाहर से एक आवाज़ आती है, मानो जैसे किसी ने कोई सामान गिराया हो।
अर्जुन विक्रांत से कहता है, भाई तूने भी कुछ सुना? विक्रांत कहता है, हाँ यार, आवाज़ तो मुझे भी आई। लेकिन इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि गेट खोल के बाहर देखें, तो विंडो से कर्टेन हटा के बाहर देखते हैं। और भाई जो उन्होंने देखा उसको वो आज तक नहीं भूल पाते। उसको याद करके आज भी इनके शरीर में गूज बम्स आ जाते हैं। बाहर हॉल में नितिन लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर तो ज़मीन को टच कर रहे थे, लेकिन उसकी कमर फर्श से एक ऐसे एंगल पे ऊपर उठी हुई थी जो एक नॉर्मल इंसान के लिए उठाना एकदम नामुमकिन है। वो अंदर से ही चिल्लाता है, नितिन। तभी नितिन अपना चेहरा इनकी तरफ घुमाता है और कहता है, नितिन तो अब नहीं है, अब मैं हूँ। और उसकी ये आवाज़ सुन के ये बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और नितिन की मदर के पास फ़ोन मिलाते हैं और नितिन की मदर को सब बताते हैं। अब ये नितिन की मदर से बात कर ही रहे होते हैं कि नितिन एकदम वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब ये घबराते हुए बाहर आते हैं और उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। जब ये डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर इनसे सारी बातें पूछता है, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि शायद नितिन को सीज़र आए हों। लेकिन डॉक्टर भी पूरी तरीके से श्योर नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से सिम्टम्स ये बता रहे थे तो वो प्रॉपर सीज़र के भी नहीं थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको दवाई देते हैं और घर लेके जाने के लिए कहते हैं। अब ये लोग नितिन को लेके अपार्टमेंट में आ जाते हैं और उधर नितिन की मदर भी बोलते हैं कि मॉर्निंग होते ही वो भी वहाँ पर आ जाएंगी। बेसिकली जो नितिन था वो राजस्थान का था, तो राजस्थान से दिल्ली पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगना ही था। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था, अब विक्रांत और अर्जुन भी नितिन से इतना डर चुके थे कि उसके साथ रूम में बैठने से वो डर रहे थे। तो नितिन अपने रूम में अकेला था और विक्रांत और अर्जुन के कमरे में थे। उन्होंने गेट को अंदर से बंद किया हुआ था और गेट से सटका के एक अलमारी भी रखी हुई थी कि नितिन चाह के भी वो गेट ना खोल पाए। अब ये दोनों सो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बुरी तरीके से डरे हुए थे कि तभी इन्हें बाहर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई दीवार में कुछ ठोक रहा हो। अर्जुन कहता है, भाई ये आवाज़ सिर्फ मुझे आ रही है, तुझे भी आ रही है? विक्रांत कहता है, यार आ तो रही है, पता नहीं अब कौन सी आफत आ गई है। विक्रांत खड़ा होता है और कर्टेन से बाहर की तरफ झांकता है। नितिन बाहर हॉल में अपना सर दीवार पे पटके जा रहा था और जब वो अपना दीवार पे सर पटक रहा था तो बस एक ही बात बोल रहा था, यहाँ कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा, नितिन भी आज मरेगा। और ये बातें सुन के दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ पर खड़े ही थे कि तभी नितिन भागता हुआ खिड़की की तरफ आता है और जैसे ही नितिन खिड़की की तरफ बढ़ता है, इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शरीर मानो अकड़ सा गया था, दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। और अगले ही पल नितिन खिड़की से टर्न करके अपोजिट साइड में रखी हुई अलमीरा पे चढ़ जाता है और वो अलमीरा पे किसी इंसान की तरह नहीं, एक जानवर की तरह चढ़ा था, मानो कोई छिपकली रेंगती हुई दीवार से उस अलमीरा पे चढ़ी हो। अब नितिन अलमीरा पे बैठा हुआ है और वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा है और वहाँ कमरे में विक्रांत और अर्जुन बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। विक्रांत फ़ोन निकालता है और कुणाल को फ़ोन करता है और कुणाल से कहता है, भाई तू सही कह रहा था, नितिन को कुछ हो गया है और आज हमारी जान खतरे में, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर। ये दोनों अंदर फ़ोन पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके अपार्टमेंट का डोर नॉक होता है और जैसे ही डोर नॉक करने की आवाज़ आती है, नितिन बिल्कुल शांत होकर अलमीरा से नीचे उतरता है और गेट खोलने के लिए चला जाता है, मानो जैसे उस रूम में कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही गेट खुलता है, सामने पीजी के ऑनर खड़े थे, बहुत गुस्से में थे। बच्चों तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे दूसरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं ना, तुम लोग पढ़ाई करने के लिए आए हो ना, पढ़ाई करो, और अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसा शोर किया तो मैं अपार्टमेंट खाली करा दूंगा। तभी ओनर का ध्यान अंदर वाले रूम पे जाता है। वहाँ अर्जुन और विक्रांत ने खुद को बंद किया होता है और वो जोर जोर से हेल्प के लिए बोल रहे होते हैं, अंकल प्लीज़ हमारी हेल्प करो, नितिन हमें मार डालेगा। अंकल नितिन की तरफ देखते हैं। नितिन बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है, अंकल मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, शायद इन लोगों ने ड्रिंक की हुई है। अंकल को भी लगता है कि नितिन तो बिल्कुल स्टेबल है और बिल्कुल ढंग से बात कर रहा है, लेकिन वो वार्निंग दे के जाते हैं कि अगर दोबारा तुम्हारे कमरे से मुझे शोर आया ना तो मैं तुम लोगों से अपार्टमेंट खाली करा दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब पीजी ओनर के जाते ही वहाँ पर कुणाल भी अपने कुछ दोस्तों के साथ में और पुलिस को लेके आ जाता है, लेकिन जब वो लोग आते हैं तब भी नितिन बिल्कुल शांत बैठा होता है, मानो जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो।
पुलिस भी इनको वार्निंग देती है कि बेटा अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी मस्ती करी ना और मस्ती मस्ती में ऐसी कंप्लेंट करी तो हम सबको अंदर कर डालेंगे। पुलिस वहाँ से चली जाती है और जैसे ही पुलिस जाती है नितिन के एक्सप्रेशन फिर से वही हो जाते हैं, वही स्केरी स्माइल और वही बड़बड़ाना। नितिन फिर से यही बोले जा रहा था, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। तभी कुणाल का एक दोस्त कहता है कि यार अपनी सेफ साइड करने के लिए ना इसकी रिकॉर्डिंग करके इसकी मदर के पास भेज दो, कल को अगर कुछ भी होता है तो हम लोगों में से कोई ना फंसे। ये उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और नितिन की मदर के पास भेज देते हैं। वहाँ से नितिन की मदर, जो कि अभी रास्ते में ही थी, वो निकल चुकी थी दिल्ली के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद नितिन की मदर भी बुरी तरीके से घबरा जाती है क्योंकि नितिन के कुछ एक्सप्रेशन ही ऐसे थे। वो वहाँ से फ़ोन करके इनके दोस्तों से बोलती है, बेटा एक काम करो, नितिन को किसी रस्सी से लेके कुर्सी पे बांध दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नितिन तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाए या खुद को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। उसके दोस्त नितिन को कुर्सी पे बांध देते हैं, लेकिन नितिन पूरी रात चिल्लाता रहता है। नितिन के चेहरे पर वही स्केरी स्माइल थी। उसकी आंखें बिना ब्लिंक किए सबको देखे जा रही थी, आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में कोई खून सा उतर आया हो। और जब नितिन बोल रहा था तो कई बार वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये नितिन बोल रहा है। उसकी आवाज़ में किसी दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई भी उस रात को सोया नहीं था, सब पूरी रात जगे रहते हैं। मॉर्निंग होते ही नितिन की मदर भी आ जाती है और नितिन को ऐसी हालत में देख के उसकी मदर काफ़ी रोती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जाके पीजी ओनर से बात करती है क्योंकि वो दिल्ली में बिल्कुल नई थी। नितिन की हालत को देख के अब ओनर को भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। वो नितिन की मदर से कहते हैं कि सुनो, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं कहीं और जाना चाहिए, शायद नितिन पर किसी बुरी ताकत का असर है। अब क्योंकि नितिन की मदर तो दिल्ली की थी ही नहीं, तो उन्हें दिल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तभी ओनर उनसे कहते हैं कि सुनो, यहाँ पर भजनपुरा में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर एक पंडित जी हैं जिन्हें काफ़ी ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी नितिन की मदर कहती है कि नितिन की तो ऐसी हालत है, इसको लेके हम मंदिर तक कैसे जा सकते हैं। तो ओनर बोलता है, पंडित जी के साथ मेरी थोड़ी जान पहचान है, एक काम करता हूँ, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ और नितिन के कुछ दोस्तों को भेज देता हूँ जो कि पंडित जी को लेकर अपार्टमेंट तक आए। थोड़ी देर में पंडित जी को लेकर उसके दोस्त अपार्टमेंट में आ जाते हैं और जैसे ही पंडित जी उस अपार्टमेंट में घुसते हैं वो उस नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकते थे। वो नितिन के पास जाते हैं और थोड़ी देर तक नितिन को देखते रहते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और जैसे ही पंडित जी ने नितिन के सर पे हाथ रखा, नितिन बुरी तरीके से चिल्लाने लगा। फिर पंडित जी अपने बैग से एक भभूत निकालते हैं और नितिन के सर पे लगा देते हैं। भभूत लगते ही नितिन थोड़ा शांत हो जाता है और आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी पंडित जी नितिन की मदर से कहते हैं कि सुनो, मैंने भभूत लगा दी है, इसका असर कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन जो इस पे साया है वो काफ़ी बुरी शक्ति है और इसका तोड़ मेरे पास भी नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, वहाँ मेरे गुरुजी हैं जो कि बहुत ज्ञानी हैं, मैं उनको फ़ोन पर सारी बात बता दूंगा और तुम जितना जल्दी हो सकता है नितिन को वहाँ लेकर जाओ, क्योंकि जो इस पे बुरा साया है ना वो नितिन को ज़्यादा दिन छोड़ेगा नहीं, वो नितिन को अपने साथ ले जाएगा। पंडित जी की ये बातें सुन के नितिन की मदर बुरी तरीके से घबरा जाती हैं और वो बिना समय गंवाए तभी के तभी मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकल पड़ती हैं। साथ में नितिन के दोस्त भी जाते हैं। वो उसकी मदर से बोलते हैं कि आंटी, हम अपने दोस्त को ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब ये बालाजी पहुंचते हैं और जैसे ही बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं नितिन बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि नितिन अपने वश में ही नहीं है। नितिन का जो वेट था वो अराउंड 60 kg था, लेकिन आज उसके तीनों दोस्त मिलके और उसकी मदर भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे नितिन को अंदर लेके जाने की, लेकिन वो नितिन को टच से मस भी नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था नितिन बिल्कुल पत्थर का हो चुका है, वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। अब ये सब कुछ देख के जो मंदिर के सेवादार थे वो बाहर आते हैं। वो नितिन पर कुछ जल का छिड़काव करते हैं और एक कवच सा बांधते हैं। तब नितिन थोड़ा शांत हो जाता है। अब वो सब मिलके नितिन को अंदर मंदिर में लेके जाते हैं और वहाँ पर बालाजी के दर्शन कराते हैं। तभी वहाँ पर वो पंडित जी भी आ जाते हैं जिनका जिक्र भजनपुरा वाले पंडित जी ने किया था। पंडित जी देखते ही पहचान जाते हैं कि नितिन के ऊपर एक बुरा साया है। वो नितिन को मंदिर के प्रांगण में ही बिठाते हैं और नितिन के सामने एक यंत्र बनाते हैं और कुछ पूजा की सामग्रियां मंगाते हैं। लेकिन जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है नितिन दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देता है।
अब पंडित जी बोलते हैं कि नितिन पर जो साया है ना, वो बंगाली साया है। और जैसे ही पंडित जी ये बात बोलते हैं तो तभी वहाँ बैठा हुआ अर्जुन एकदम बोलता है, हाँ पंडित जी, कुछ दिन पहले जब मैंने मछली मंगाई थी, नितिन कभी मछली नहीं खाता था, लेकिन उस दिन वो आया और उसने मुझसे छीन के एक इंसान की तरह नहीं, एक जानवर की तरह मछली खाई थी। तभी विक्रांत भी बोलता है कि हाँ पंडित जी, जब नितिन कुछ बड़बड़ाता था ना तो वो दूसरी लैंग्वेज में बड़बड़ाता था। अब ये सारी बातें सुन के पंडित जी इनसे पूछते हैं कि क्या हाल फिलहाल में तुम ऐसी जगह गए थे जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए था? तब ये लोग सोचते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी, हम ऐसी जगह तो नहीं गए थे, लेकिन हाँ, एक दिन ना सड़क पर एक नींबू पड़ा हुआ था जिसके चारों तरफ सिंदूर भी था, और नितिन ने उस नींबू के ऊपर पैर रखा था, और ये सब कुछ तभी से शुरू हुआ है। अब पंडित जी ये सब बातें सुन के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर एकदम गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि वो किसी ने अपने घर से उतारा करके वहाँ रोड पे रखा था, और तुमने अनजाने में ही सही लेकिन उस प्रेत को अपने साथ कर लिया है। वो प्रेत अब नितिन के साथ है। और माताजी, अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं तो ध्यान रहे कि नितिन इस मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं जाना चाहिए, और नितिन के लिए पूजा 10 दिन तक चलेगी, और जब ये पूजा चलेगी तो नितिन रोएगा, चिल्लाएगा, वो ऐसी हरकतें करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि उसे मंदिर से लेके बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि वो नितिन नहीं, वो प्रेत कर रहा होगा। अब पंडित जी की ये बातें सुन के माताजी रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि पंडित जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मेरा बेटा बचा लो। और ये पूजा 10 दिन तक चलती है, और जैसे ही ये पूजा की विधि शुरू होती है, नितिन, ऐसा लग रहा था ये नितिन वो नितिन है ही नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, रोता था, अपनी माँ से बोलता था, माँ अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे पूजा की विधियाँ बढ़नी शुरू हुई तो नितिन भी शांत होना शुरू हो गया, और पूजा के आखिरी दिन आते आते अब ये नितिन वो नितिन बन चुका था जो उसकी माँ ने कभी कोचिंग के लिए भेजा था। लेकिन अब नितिन को भी समझ में आ चुका था कि बेशक हम इन चीज़ों में बिलीव करें या ना करें, लेकिन इन नेगेटिव एनर्जीज़ को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। और हर दरवाज़ा केवल लकड़ी और लोहे का नहीं होता, बल्कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो 2 दुनियाओं को अलग करते हैं, उन दुनियाओं को जिन्हें हमेशा अलग रहना चाहिए। ये बुरी ताकतें आना चाहती हैं हमारी दुनिया में, इन्हें तलाश है एक मौके की। इसलिए अगर रात के सन्नाटे में किसी बंद कमरे से कोई दस्तक सुनाई दे या कोई फुसफुसा के तुम्हारा नाम बुलाए तो उस बंद कमरे को कभी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है जब आप ये दरवाज़ा खोलें तो उस दरवाजे के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान हो जो इंतज़ार में है आपकी दुनिया में आने के लिए। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी कोई वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।